गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप देखिए हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं और पिछले लेक्चर नंबर 7 में मैंने एक वर्ड यूज किया था जिसको मैं बताना चाह रहा हूं। वर्ड था हमारा स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक शॉर्ट फॉर्म में एससी लिख सकते। क्या डेफिनेशन है इसकी? इफ बाय इंटर चेंजिंग द ग्रुप on one of the atom we get स्टीरियोआइसोमर। किसी एटम के ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दो, उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो और उससे हमको स्टीरियोआइसोमर मिल जाए, देन it is known as stereo सेंटर। आगे जाके एक वर्ड और पढ़ोगे किरल सेंटर, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगा। अभी स्टीरियो सेंटर समझो। देखिए जैसे ये कार्बन एटम है, यहां ले लिया CH3H, यहां भी ले लिया CH3H। मैंने क्या काम किया? इस कार्बन का ग्रुप इंटरचेंज कर दिया। ये पहला वाला जो विनाइलिक कार्बन जैसा का तैसा है, और बेटा दूसरे वाले विनाइलिक कार्बन का मैंने ग्रुप मैं इंटरचेंज कर दी पोजीशन। समझ बात है? CH3 को नीचे ले आया, H को ऊपर ले आया, ये चेंज कर दी। तो क्या ये इसका स्टीरियो आइसोमर बन रहा है? हाँ, ये सिस फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस। अगला देखो, अभी हमने इस कार्बन एटम को टच किया है। नाउ हम इस कार्बन एटम में इंटरचेंज करके देखते हैं। करिए। अगर इस कार्बन एटम में H इधर लिख दूं, CH3 इधर लिख दूं, ग्रुप्स आर इंटरचेंज्ड, और यहां के ग्रुप कांस्टेंट रखूं, क्या ये भी ट्रांस बन गया? जी हाँ, ये भी ट्रांस बन गया। तो अगर इस ग्रुप इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप को इंटरचेंज करता हूं तो भी नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर आ जाता है, और इस कार्बन के ग्रुप को अगर इंटरचेंज करता हूं तो भी स्टीरियो आइसोमर आ जाता है। तो अगर किसी भी एटम के ग्रुप्स को इंटरचेंज करने पर स्टीरियो आइसोमर डेवलप हो जाता है, देन दोज एटम्स आर नोन एज स्टीरियोजेनिक सेंटर्स और स्टीरियो सेंटर्स। जो आपका एग्जाम्पल था उसमें यही तो था। ये तो इसमें क्या है? इधर H लगा है, इधर H लगा है, above द प्लेन CH3, डाउन द प्लेन हाइड्रोजन। अब मैं इन दोनों में से किसी को भी एक को इंटरचेंज कर दूं और मैं इधर H लगा दूं, इधर CH3 लगा दूं, इधर तो H लगा ही हुआ है, इसको तो छेड़ नहीं रहे। या इसमें ऐसा कर दूं तो सिस का ट्रांस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो या इसको दोबारा से मैं इस वाले को कर दूं उल्टा, तो ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिस वाले में। करो, देखो, अगर मैं इसको दोबारा उल्टा कर दूं तो दोनों CH3 कहां आ जाएंगे? बताइए, डाउन द प्लेन। इसका मतलब किसी भी इन दोनों में से किसी भी कार्बन के ग्रुप को इंटरचेंज करने से मुझे नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर मिल जाता है, मुझे स्टीरियो आइसोमर की फॉर्मेशन दिखाई देती है। मतलब ये दोनों ही आपस में क्या है? ये दोनों, इसमें कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं? 2। इसमें कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं? 2। तो यहां पे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज इक्वल टू कितने स्टीरियो सेंटर हो गए? 2। एक चीज और सुन लो बेटा, अच्छी है, काम आएगी।
अगर मैं कहूं स्टीरियोजेनिक एक्सिस, तो ध्यान दीजिएगा भाई, इसके रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ही तो स्टीरियो आइसोमरिज्म डेवलप हो रही है। तो एक्सिस तो यही है, मैं बना के दिखाता हूं। तो ये वाला क्या है, ये डॉटेड लाइन स्टीरियोजेनिक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक एक्सिस आर प्रेजेंट, तो आप कहोगे वन, इन दोनों कार्बन में एक ही स्टीरियोजेनिक एक्सिस है। तो स्टीरियोजेनिक एक्सिस देख सकते हो, स्टीरियो सेंटर देख सकते हो। तो यही वर्ड मैं आपको बता रहा था कि वो जो साइक्लिक में जिन एटम्स के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखेंगे, उनको क्या कहेंगे, स्टीरियो सेंटर। समझ में आता गई नहीं होगी बेटा, इसको लिख लीजिए, मैं आगे बताता हूं। देखिए बच्चों, मैंने एक हेडिंग लिख रखी है आप लोगों के लिए, जीआई इन क्यूमुलेटिव एल्कीन्स, जिसको एलीन्स भी कहते हैं। तीन तरीके के डाइईन्स आपने पढ़े होंगे, कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटिव और आइसोलेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब हो गया इनमें कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। अगर लगातार डबल बॉन्ड है, मैं इस तरीके से लिखे दे रहा हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, कुछ भी लगा लो, ये क्यूमुलेटिव डाइईन्स, इन्हीं को एलीन्स भी कहते हैं। सिंपलेस्ट एलीन, आगे बढ़ाते जाओगे लंबा एलीन बनता जाएगा, मैं तो डाइईन की बात कर रहा हूं इसलिए आपको समझा रहा हूं। और अगर कोई इस तरीके से बना दे, तो दो डबल बॉन्ड तो हैं लेकिन इनमें कॉन्जुगेशन कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लगातार लगे नहीं हुए हैं, सेपरेटेड है दोनों एक दूसरे से, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड डाइईन्स। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्यूमुलेटिव डाइईन हो गया ये वाला, कॉन्जुगेटेड डाइईन हो गया, क्यूमुलेटिव डाइईन हो गया, और आइसोलेटेड डाइईन। हम जो बात करने जा रहे हैं वो एलीन्स की बात करने जा रहे हैं, मतलब क्यूमुलेटिव डाइईन्स की बात करने जा रहे हैं। थोड़ी देर बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग समझाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये बता रहा हूं। पहला बना के ये दिखाई दे रहा हूं, और कुछ भी लगाया मुझसे कोई मतलब नहीं क्या लगा होगा, बाद में बात करेंगे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। ये क्या क्यूमुलेटिव डाइईन है? क्या ये एलीन में गिना जाएगा? यस, क्यूमुलेटिव डाइईन्स आर एलीन्स। क्या ये दोनों, ये जो पाई बॉन्ड बने, ये दोनों सेम प्लेन में बने हुए हैं क्या? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए प्लेन सेम होना चाहिए। जरा इसकी बात करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन sp2, लेकिन ये कार्बन sp है और ये कार्बन sp2, वहां बना रहा हूं, देखिए भाई, ये x था, x लिख दिया, y लिख दिया, x लिख दिया, y। ये मैंने कौन से एटम्स बनाए? ये मैंने जो कार्बन एटम्स बनाए, उन कार्बन एटम्स में जो बॉन्डिंग दिखाई वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्डिंग दिखाई। समझ बात आ गई? ये कार्बन में 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इस कार्बन में 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और बीच में 2 ही सिग्मा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड। मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर बेटा जेड एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस लेके चलो, तो कोई भी एक मान लो, एक्स वाई जेड में से कोई भी एक मान लो, तो इसका मतलब अगर जेड मॉलिक्यूलर एक्सिस है, समझ में आता कि नहीं अभी, और एक्स उसके साथ मिला हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, तो बचा है वाई, बराबर भैया। तो इस कार्बन एटम में अगर मैं देखूंगा, तो इस कार्बन एटम में क्या होगा, एक पी, प्योर पी ऑर्बिटल बचा हुआ होगा।
जबकि अगर इस कार्बन एटम में मैं देखूंगा तो मुझे बेटा दो प्योर पी ऑर्बिटल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब एक s और एक p तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है और दो p खाली। समझ में आता कि नहीं आती? मतलब हाइब्रिडाइजेशन खाली नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं। चलिए अब इधर जरा ध्यान से देखिए, अगर ये मैं y मान लूं तो मुझे ये वाला भी y मानना पड़ेगा। तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये py है, तो अगर ये py है, z एक्सिस तो मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो ये क्या है हमारा px है। बोलो बेटे। और px और py अगर आप देखना चाहो तो मैं बता सकता हूं कि तीनों ही एक दूसरे से उंगलियों से बना लो इस तरीके से। ये px है, ये py है, ये pz है, ये px है, ये py है, ये pz है, कोई भी, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर क्या है 90 डिग्री है। तो कोई भी x है, कोई भी y है, कोई भी z है, तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री है। इसका ये वाला प्लेन है, इसका ये वाला प्लेन है और इसका ये वाला प्लेन है। तीनों अलग अलग प्लेन पर हैं और तीनों एक दूसरे से 90 है। p के px py pz इस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो अगर ये py इस py के साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ले तो इस पर क्या बचेगा px। इसका मतलब क्योंकि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा सेम प्लेन वाले p ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो जब सेम प्लेन वाले p ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो इस px को ओवरलैपिंग करने के लिए इस कार्बन का कौन सा प्लेन चाहिए? x वाला चाहिए। तो अगर इस कार्बन का x वाला ही प्लेन चाहिए तो मुझे इस कार्बन का x वाला ही प्लेन क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। तो ये वाला भी क्या है बेटा? ये वाला px। बोलो बच्चे। और ये वाला px के साथ आराम से क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है। जरा इसका स्ट्रक्चर देखो, यहां पे तो x y और x जो सिग्मा बॉन्ड था वो sp2 हाइब्रिडाइज हमने अलग से दिखा रखा है, सिंगल बॉन्डेड। ये sp हाइब्रिडाइज है, इसके दो बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड हमने दिखा रखे हैं। ये x और y है और ये वाला बॉन्ड इसके sp2 हाइब्रिडाइज तीन बॉन्ड से दिखा रखे हैं। मतलब एक p ऑर्बिटल इसमें जो है ओवरलैपिंग के लिए अवेलेबल है, दो p ऑर्बिटल इसमें अवेलेबल हैं और एक p ऑर्बिटल इसमें अवेलेबल है। तो हमने ये मान लिया कि पहला वाला p ऑर्बिटल जो पहले वाले कार्बन में अवेलेबल है वो py है, तो दूसरे में तो दो अवेलेबल है, तो उनको हमने मान लिया py और px अवेलेबल है। z इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो py के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, py के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, लेकिन जो ये वाला ऑर्बिटल है px वो px के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा। तो ये px के, अब मैंने आपको क्या बताया जरा दोबारा से हाथ देखिए, ये क्या है px py pz, मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो तीनों का प्लेन तो सेम नहीं है, प्लेन तो अलग अलग है। इसका मतलब py वाला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो अगर इस तरीके से बनेगा तो pz वाला इस तरीके, px वाला इस तरीके से बनेगा। दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे? लगभग परपेंडिकुलर स्टेज पर होंगे। अगर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर स्टेज पर हैं तो क्या इस कार्बन से लगे हुए जो ग्रुप होंगे वो भी नहीं घूम जाएंगे? बिल्कुल घूम जाएंगे। इसका मतलब अगर दो जो एलीन्स हैं उनमें दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो पहला डबल बॉन्ड जिस प्लेन में लगा होगा दूसरा डबल बॉन्ड ठीक उसके परपेंडिकुलर प्लेन में दिखाई देगा, क्योंकि p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने क्या कहा था कि जब तक सेम प्लेन नहीं होगा तब तक जीआई नहीं होगी। आगे देखो बेटा, डबल एलिन्स में दो जो लगातार दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो बता दिए कि दोनों सेम प्लेन में नहीं। अब एक और मान लीजिए ये ग्रुप लगाओ, ये कंपाउंड है जिसमें तीन डबल बॉन्ड, एलीन having odd number of
डबल बॉन्ड्स, जिनके पास ऑड नंबर में डबल। बना के दिखाता हूं भाई केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। 1 2 3, इस चौथे से XY और इस पहले कार्बन से भी X। बेटा ये यहां लिख देता हूं, वैसे तो पहले भी लिख रखा था मैंने, sp2 sp2 sp sp। देखिए अगर ये जेड एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस लेके चलूं तो इसके पास sp2 तो हाइब्रिड हो चुके हैं और p2 हाइब्रिड हो गए हैं, p तो 3 होते हैं, तो तीसरा वाला p खाली नहीं है, मतलब पाई बॉन्ड के लिए अवेलेबल। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये एक py ऑर्बिटल है जो कि पाई बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब इस कार्बन में 2 ऑर्बिटल खाली होंगे क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। एक तो px खाली होगा और दूसरा py खाली होगा। तो ये py है, ये px है, ये हो जाएगा। इस कार्बन में भी 2 खाली होंगे, एक ये खाली होगा py और एक ये खाली होगा। तो यहां पर ये py है और ये px है। और इस कार्बन में क्या होगा देखिए, पहले इसके पाई बना लीजिए नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे। मैं बता तो देता हूं कि इस कार्बन में भी जो खाली होगा वो py ही खाली है। कैसे देखिए, पहले और दूसरे कार्बन में जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई वो py। तो ये पाई बॉन्ड है py और py के बीच में पाई बॉन्ड। दूसरा कार्बन अब py पहले तो बना चुका, तो दूसरे कार्बन जो px है वो px के साथ बनाएगा। तो px का पाई बॉन्ड जो बना बेटा वो किसके साथ बना, px के साथ। ये ऐसे करके मैं दिखा देता हूं जरा क्लियर हो जाए। वैसे तो आपको मालूम ही है ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये py, ठीक है। और ये px ने px के साथ पाई बॉन्ड बनाया, तो ये वाला पाई बॉन्ड है आपका px px। अब जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि ये जो py है, क्योंकि x तो इसका पहले ही जुड़ चुका है, तो जो ये py है वो इस py के साथ, ये जो py है वो इस py के साथ पाई बॉन्ड बना रहे। देखो py py, तो मतलब पहला दूसरा और तीसरा चौथा जो कार्बन है वो सेम प्लेन में पाई बना रहा है। py इधर भी, py इधर भी। तो ग्रुप्स विच विल बी इन द सेम प्लेन विल बी ऑन द फर्स्ट कार्बन एंड ऑन द फोर्थ कार्बन। समझ बात आ गई नहीं? मैं इट मीन्स एलीन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एलीन्स सॉरी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एलीन्स हैविंग odd number of double bonds may show GI। आपको सर आपने ये क्यों कहा मे शो जीआई? मे शो जीआई मैंने बेटा इसलिए कहा क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आपके टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग हो सकता है सेम हो, तो नहीं करेगा। तो हमें तो 4 कंडीशन हमारी देखनी, 3 कंडीशन देखनी है, तभी चौथे की तरफ जाएंगे। पहली कंडीशन क्या, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए जो सारी एलिन पूरी करती है। दूसरी कंडीशन डिफरेंट ग्रुप, जरूरी नहीं है सारी पूरी करें, जो करेंगी उनके आगे देखेंगे। अगर डिफरेंट ग्रुप है तो क्या सेम प्लेन है, अगर सेम प्लेन भी है तो जीआई शो होगी। तो इनके क्या है, पहला क्या बताया था मैंने, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरा क्या बताया था मैंने बेटे,
डिफरेंट ग्रुप्स, तीसरा मैंने क्या बताया था, सेम प्लेन, और चौथा GI इज पॉसिबल। चौथा मैंने आपको ये बताया GI इज पॉसिबल। तो यहां पर होगा क्या कि जब आपके पास 3 डबल बॉन्ड, मतलब ऑड नंबर में डबल बॉन्ड, वो 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, आए और टर्मिनल पोजीशन पे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हों, तो ऐसी एलीन्स GI शो करेंगे। बेटा सिमिलर वे इन द केस ऑफ स्पाइरेंस, similarly all spirans having odd number of rings will show GI। जिनके पास ऑड नंबर में रिंग्स होंगी वो GI शो करेंगे। शर्त क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वो मान रहा है, डिफरेंट ग्रुप जरूर होनी चाहिए। डिफरेंट ग्रुप्स एट टर्मिनल्स GI if they have different groups on the terminals। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, पॉज करके लिख लो बेटा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। देखिए एक दो एग्जाम्पल देखिए, बढ़िया। और देखिए एक एक करके देखते हैं। इसको देखिए, एलीन है, लगातार क्यूमुलेटिव है, लगातार डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, और टर्मिनल कार्बन से एक H और एक CH3 लगा है। मैं लगा के दिखा देता हूं, एक H लगा है और एक CH3 लगा, एक H लगा है और एक CH3 लगा। क्या टर्मिनल कार्बन से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है? हाँ। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ। कौन कौन सी बात है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप्स, सेम प्लेन, ये ध्यान रखिए। क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ है। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सेम प्लेन है, जी हाँ। जब ऑड नंबर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाते हैं एलीन्स में तो वो प्लेन सेम हो जाता है, तो इसमें GI होगी क्या? यस, इट विल शो GI। सेम इस केस में 1 2 3, इसमें भी ऑड नंबर है, टर्मिनल कार्बन से किसी भी एक कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप सेम नहीं है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें भी GI होगी क्या? इसमें देखिए
ये स्पाइरेन है, मैंने कहा बिल्कुल सेम कंडीशन वही होगी। 1 2 3 तीन रिंग है, टर्मिनल कार्बन से लगे हुए ग्रुप अलग अलग हैं क्या? जी हाँ अलग अलग हैं, एक OH, एक NH2, एक CH3, एक SH। तो क्या इसमें GI होगी? बताओ, इसमें GI हो। इसमें जरा देखते हैं 1 2 3 4, ये तो बेटा इवन हो गया। ये क्या हो गया? इवन। तो क्या इवन नंबर में जो है GI पॉसिबल है? नहीं। इवन स्पाइरेन, अगर स्पाइरेन में इवन नंबर में रिंग्स आएंगी तो प्लेन सेम नहीं होगा। समझ में आता कि नहीं अभी? तो इसमें GI नहीं होगी, इवन रिंग्स। इस वाले को देखिए 1 2 3 4 5, कौन सी रिंग्स हैं? ऑड रिंग्स। ऑड रिंग है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही है, ऑड रिंग है, डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। देखना यहाँ PH लगा है, यहाँ Me लगा है, और यहाँ क्या लगा है? CH3 CH3, सेम ग्रुप लगे, इसमें भी GI। तो सिर्फ एक चीज को देख के आप GI डिसाइड कर दो, ये गलत है, आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी इसमें। भले इसमें ऑड नंबर में रिंग थी, लेकिन टर्मिनल पोजीशन पर दो सेम ग्रुप लगे हुए थे, इसीलिए इसमें GI नहीं। क्लियर हो गया? इसको बेटा उतार लो, आगे बढ़ो। देखिए बेटे, ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मैं बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो GI? पहला स्ट्रक्चर देखेंगे। पहली बात तो रिंग, स्पाइरेन है तो रिंग देखो 1 2 3, तीन रिंग में तो GI होनी चाहिए। अगर टर्मिनल डिफरेंट है तो टर्मिनल यहाँ CH3 और C2H5 लगा हुआ है, डिफरेंट है, उस टर्मिनल पर ET। व्हाट इज ET? ET इज इथाइल। तो ये टर्मिनल दोनों सेम हैं, जबकि ये दोनों डिफरेंट हैं। तो अगर टर्मिनल सेम हो तो स्पाइरेन वाली GI नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना, क्या कुछ और तो प्रेजेंट नहीं है? तो ध्यान रखना, जो नॉर्मली बच्चा सिर्फ स्पाइरेन देखेगा वो तो इसको मना कर देगा, इसमें GI नहीं होगी। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिए, इस स्पाइरेन में साइक्लिक रिंग ही तो जुड़ी होती हैं। तो अगर हम इस साइक्लिक रिंग की बात करें तो इसमें एक Cl लगा है तो दूसरा क्या लगा होगा? H, इस कार्बन से। नीचे एक Cl लगा है तो दूसरा क्या लगा होगा? H। तो अगर इन सबको छोड़ दिया जाए और सिर्फ इस रिंग की बात की जाए तो इस रिंग में तो एक Cl ऊपर H नीचे, Cl ऊपर H नीचे, तो एक उल्टा भी हो सकता है, H ऊपर Cl नीचे, ट्रांस भी बन सकता है। तो इस रिंग में GI है, तो मॉलिक्यूल की अगर एक पोजीशन में GI है तो पूरे मॉलिक्यूल में GI हो गई। भले यहां से नहीं है, यहां से तो है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसका मतलब इसमें GI होगी। इसमें देख 1 2 3 4, बेटा यहां पर 4 इवन नंबर में रिंग्स लगी हैं, इसलिए टर्मिनल को भी देखने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल अलग अलग हैं, उसके बाद भी GI नहीं होगी, क्योंकि इवन नंबर ऑफ रिंग्स। कुछ और भी देखना है, मैंने उसमें भी बताया। सारी रिंग्स देखो, कहीं उसमें तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इसमें सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है, सेम वही, Br ऊपर H नीचे, Br ऊपर H नीचे, तो एक उल्टा भी बन सकता है, सिस और ट्रांस। किसके लिए? इस रिंग के लिए। तो क्या इसमें GI होगी? हाँ, इस रिंग के रिस्पेक्ट में GI होगी, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल GI शो करेगा। ध्यान रखना, इस कार्बन टर्मिनल कार्बन के से GI शो नहीं हो रही, क्योंकि इवन नंबर में रिंग थी, लेकिन एक जो रिंग थी वो अपने आप में GI शो कर रही। इसमें भी तीसरा, यहां पे भी इवन नंबर है, GI नहीं होनी चाहिए स्पाइरेन, और इस टर्मिनल पे तो CH2 लगा हुआ है, मामले का। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये जो साइक्लोपेंटाइल रिंग है, इस रिंग में 2 स्टीरियो सेंटर डेवलप्ड हैं। वैसे इसमें भी 2 स्टीरियो सेंटर डेवलप्ड थे, इसमें भी 2 स्टीरियो सेंटर डेवलप्ड थे, इसमें 2 स्टीरियो सेंटर डेवलप्ड हैं। एक ये दोनों CH3 इधर, तो H किधर? इधर और इधर, ये cis4, और मैं उल्टा पलट दूं तो ट्रांस। मतलब ये रिंग तो GI शो कर रही है, भले स्पाइरेन GI शो नहीं कर रहा, लेकिन ये रिंग कर रही है ना। तो अगर पूरे मॉलिक्यूल का एक पार्ट GI शो कर रहा है तो मॉलिक्यूल में GI हो जाएगी। इसका भी आंसर क्या होगा बेटा? यस। इधर जरा ध्यान से देखिए, साइक्लोहेक्सेन है, इसमें डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। अब मैंने मिक्स कर दिया,
मिक्सचर्स में भी मतलब साइक्लिक कंपाउंड डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तभी मिक्सचर, ध्यान दें। तो मिक्सचर्स में भी वही रूल लागू होता है, अगर डबल बॉन्ड और साइक्लिक कंपाउंड सब मिलाकर ऑड हैं तो जीआई होगी, और ऑड नहीं है तो जीआई नहीं होगी। देखते हैं, एक डबल बॉन्ड, एक साइकिल, एक डबल बॉन्ड, ऑड है, हाँ ऑड, ऑड है तो सेम प्लेन में आ जाएंगे, सेम प्लेन में आ जाएंगे तो क्या होगा, जीआई होगी, तो जीआई होगी। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है देख लो, एफ और आई डिफरेंट है ग्रुप, हाँ टर्मिनल पे डिफरेंट है। इस पर बी आर और सी एल डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है। इससे एक ही ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए, समझ पाता है कि नहीं, दोनों ग्रुप अलग अलग। अगर यहाँ मैं बी आर लगा दूं तो समाप्त हो जाएगा, यहाँ बी आर है, यहाँ सी एल है, समझ पाता रही है। तो इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इस कार्बन लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, और टोटल एक डबल, एक साइकिल, एक डबल, ये सब लगातार होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक साइकिल आ गई, 2-3 कार्बन बाद डबल बॉन्ड आ गया, फिर तो वो मिक्सचर नहीं हो, समझ पाता कि नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के मिक्सचर्स में भी अगर ऑड नंबर में जो है डबल बॉन्ड और रिंग प्रेजेंट हैं एक साथ लगे हुए, तो उनमें जीआई हो, इसमें भी जीआई। यहां तो इवन नंबर में लगे हुए हैं। दूसरी बात, अगर इस विनाइलिक कार्बन पे देखा जाए तो इस विनाइलिक कार्बन पर, इस कार्बन पे तो CH3 और OH दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, लेकिन इस विनाइलिक कार्बन पर CH3 CHOH और CH3 CHOH सेम ग्रुप लग गया है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड तो जीआई शो नहीं करेगा। क्या करें और कुछ, हाँ अगर OH ऊपर है तो डाउन द प्लेन क्या होगा, H, इसमें भी H, बोलो भैया। तो इस साइक्लिक रिंग में HOH और HOH क्या आपस में जीआई शो करेंगे, हाँ पूरे इसमें नहीं है, वैसे इसको एल्काइलिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन्स जिसमें एक साइकिल के साथ डबल बॉन्ड लगा है, एल्काइलिडीन में जीआई नहीं है, इसके विनाइलिक वाले डबल बॉन्ड में भी जीआई नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड में दो स्टीरियो सेंटर दिखाई दे रहे हैं और वो जीआई शो करेंगे। एक बार दोनों OH सेम प्लेन में और एक बार एक OH सेम में, एक डिफरेंट, मतलब डिफरेंट प्लेन्स। तो सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड की जीआई होने के कारण ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आंसर है ऑल ऑफ दीज। समझ आता कि पांचों जीआई शो, समझ आता रही। वैसे तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं था, मैंने तो एग्जाम्पल्स अपने आप लिख दिए हैं, पांचों जीआई। और ये एग्जाम्पल बेटा इंपॉर्टेंट है, इतना बात ध्यान रखिएगा, ये आए हुए हैं अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में, जगह जगह पूछे हैं, मैंने वहां से इकट्ठे करके आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एकदम से बच्चा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। ये करो, आगे बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पॉलीइन्स, ठीक है। तब तक इतना तैयार करो, गुड बाय।